जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए अपना मैथ और साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ये हम लोग मैथ का प्रीवियस ईयर 20 डेज सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें से 2 दिन अपना कंप्लीट हो गया है। आज अपना ये तीसरा दिन है, ठीक है ना। आज इस तीसरे दिन में हम लोग लगभग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल से बात यह है कि आप एक पेज लेके बैठ जाओ, ठीक है। जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें से जो आप लोगों को लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है या फार्मूला आगे आपको नहीं याद है, तो बस उस पेज पे वो लिख करके नोट करके रख लो। इतना सा आप लोगों को बस काम करना है, ठीक है। और प्रॉपर वे में बस 20 क्लास आप लोग फॉलो कर लीजिए। उसके बाद अब मैं ये बात गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको और कहीं से मैथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने में ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ये बिना टाइम नुकसान किए आज की क्लास को हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हमें इनकरेक्ट या फॉल्स वाला स्टेटमेंट पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है ना। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमें चारों ऑप्शन को नज़र देना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस में क्या है, ठीक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर विच डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो यह क्या ये बात सत्य है या असत्य है, ये हमसे पूछना चाह रहा है कि क्या ऐसी कोई रेशनल नंबर है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, तो इसको बोला जाता है कि इसका कोई व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो ये बात सत्य है, ठीक है। तो जो सत्य है वो आंसर नहीं है, तो इसलिए ये आंसर कट गया आपका, ठीक है। अगली बात कह रहा है सेकंड ऑप्शन में कि केवल 2 ही ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो स्वयं अपने व्युत्क्रम हैं। क्या ये सही बात है कि केवल 2 ऐसी संख्याएं हैं जो खुद का व्युत्क्रम है? तो बिल्कुल सही बात है। वो संख्याएं हैं हमारी, एक तो 1 है और एक है -1। इनका आप रेसिप्रोकल भी करोगे तो 1 का रेसिप्रोकल भी आपको 1 ही मिलता है, और -1 का रेसिप्रोकल करोगे तो -1 ही मिलता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं सी ऑप्शन पे, जिसमें क्या कह रहा है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 इज, क्या दे रखा है, -1:1/8 है क्या, ये पूछ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको नोट करना है, उस पेज जो मैंने पेज बोला है उस पे आप ये नोट कर लो। क्या होता है, देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका गुणा करने पे रिजल्ट 1 आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये 8 है, तो 8 में हम ऐसा किस नंबर से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर 1 आए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि 1/8 से कर दीजिए, तो ये कट जाएगा, आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो ये जो 1/8 है ना, ये 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है, माने कि गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम आप समझ गए कि रिजल्ट में 1 आना चाहिए गुणा करके। एक कॉन्सेप्ट की बात आपको और मैं यहीं बता देता हूँ। योगात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर जिनको जोड़ने के बाद किसी नंबर का सॉल्यूशन 0 आ जाए। मान लो जैसे 8 को ही ले लेते हैं, ये 8 है नंबर आपका, इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि आपका आंसर 0 बन जाए। तो आप कहोगे कि आप इसमें -8 जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। तो वही जिसको आपने जोड़ा है यही बोला जाता है एडिटिव इनवर्स या फिर योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो समझ गए, योगात्मक प्रतिलोम में रिजल्ट को 0 लाना होता है, गुणात्मक में 1 लाना होता है। तो चेक करिए जरा सी को, कह रहा है कि 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या ये वाली चीज हो सकती है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो 9/8 होगा, क्योंकि 9 से 9 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, तभी तो 1 आएगा। लेकिन इसने -1/8 दे रखा है, तो ये गलत हो गया और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, ये देखा डी ऑप्शन, इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसमें कह रहा है परिमेय संख्या 3/8 क्या परिमेय संख्या 1/4 और 1/2 के बीच में लाया करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, ये है आपका, मान लो यहाँ पे 1/4 है आपका और यहाँ पे है 1/2,
ठीक है, कितना है 1/2। आपसे पूछ रहा है कि क्या संख्या 3/4 इनके बीच में है। देखिए चारों ऑप्शन डिस्कस करना मेरा काम है, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, जिसके बारे में ये पूछ रहा है कि क्या ये इसका है कि नहीं है। जैसे इसने पूछा 3/8 है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये वाले नंबर और इनका दोनों का डिनोमिनेटर मतलब हर जो है 8 बना दो, क्योंकि 8 पूछा है, इसको भी 8 बनाओ। तो 1/4 को अगर आप 8 बनाओगे हर को, तो क्या करोगे, गुणा कर दीजिए, नीचे भी 2 से ऊपर भी 2 से अगर हम गुणा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी रेशनल नंबर में ऊपर नीचे आप कोई भी चीज़ कर सकते हो गुणा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/4 दूनी 8, तो 2/8। तो आप 1/4 को 2/8 लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2 को ये इसको भी 8 बनाओ, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ लिख देता हूँ, तो 4/4 दूनी 8 ये आ गया। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे मान लो नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका आ गया कितना 2/8। ये ऐसे मैं हटा देता हूँ फोटो थोड़ा सा, क्योंकि पेन चलती नहीं अदरवाइज। देखिए ये रहा आपका नंबर लाइन, यहाँ पे आपका मान लो ये वाली संख्या है कितना 2/8 है, ठीक है। और ये है आपका कितना 4/8 है, 4/8 है। तो अब बताओ ये है तो 3/8 इसके बीच में ही तो आएगा। देखिए हर समान है, तो केवल ये ऊपर वाले नंबर को बढ़ाते जाओ, 2 के बाद 3 फिर 4 तो अगला है ही, तो 3/8। अब बताओ ये इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 100% आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। वैसे हमारा आंसर पहले मिल चुका था, मैं तो बस आप लोगों को बता रहा था, क्योंकि इस पे बेस एक आगे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में ही, ठीक है। यहाँ तक अपनी चीज़ें हो गई अच्छे से। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे भी कुछ अच्छी चीज़ें बताने लायक है, यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे भी देखिए ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, असत्य मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनमें से कौन सा असत्य है। कह रहा है शून्य न्यूनतम पूर्ण संख्या है क्या, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये बिल्कुल ये न्यूनतम पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 इस तरह से अनंत तक जाती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में ही एक होल बना दो, 0 को मैं होल बोलता हूँ, इसको एक होल बना दो। तो अब ये नंबर जो हो गए क्या हो गया, ये होल नंबर बता रहा है। होल नंबर 0 से ही शुरू होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, इसलिए ये कथन सत्य है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला क्या कह रहा है, अच्छा द प्रेडिसर्स ऑफ दिस इज, इसका प्रेडिसर्स हमसे पूछ रहा है कि क्या ये होगा। अब आप पूर्ववर्ती और परवर्ती मतलब प्रेडिसर और सक्सेसर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। देखिए प्रेडिसर से की अगर हम बात करें क्या होते हैं, जैसे कोई भी संख्या है नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर है, उसमें से एक घटा दोगे तो एक पहले वाला जो नंबर होगा वही उसका प्रेडिसर्स बोला जाता है या पूर्ववर्ती बोला जाता है। वहीं अगर सक्सेसर्स की बात करें तो वो क्या होता है, संख्या में एक जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसका सक्सेसर बोला जाता है, ठीक है। जैसे अपने पास मान लो 5 है, 5 का प्रेडिसर्स अगर मैं पूछूं तो एक घटा दो इसमें से, तो 4 इसका प्रेडिसर्स हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 5 का सक्सेसर बताओ तो एक जोड़ दो इसमें, तो ये 6 हो जाएगा इसका सक्सेसर। हिंदी में इसको परवर्ती और इसको पूर्ववर्ती बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है 2,08,89 का, और यहाँ पे दे रखा 2,08,090, तो एक कम है, तो ये पूर्ववर्ती है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो यही पूछ रहा था, तो ये भी करेक्ट है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं क्या, ये बात सत्य है, 100% सत्य है। तो देखो प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके यहाँ तक शुरू होता है, और पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर तो 0 से शुरू होता है। तो देखिए बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ही तो आ रहा है ये छोटा वाला, तो जो बड़े के अंदर है तो इसका मतलब वो 100% है, ठीक है ना। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, तो ये भी सही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। एक ही बचा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, और इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा है 1-2 अंकों की संख्या का प्रावर्ती सदैव 1-2 अंक की संख्या होती है, मतलब सक्सेसर। कह रहा है क्या 2 अंक के सक्सेसर का जो प्रावर्ती आएगा एक ज़्यादा वाला हमेशा 2 अंक ही आएगा, तो ये गलत बात कह रहा है। कैसे, मान लो 2 अंक का आपको एक नंबर मैंने 99 दे दिया,
अब मैंने कहा इसका सक्सेसर बताओ, मतलब परवर्ती बताओ। तो एक अंक इसमें आप जोड़ोगे ना, एक जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 100। तो 100 तो 3 अंक का बन गया ना। इसने कहा है कि सदैव 2 अंक का होगा, तो ये गलत कह रहा है और गलत वाला ही हमसे पूछा था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर चीज़ों को समझ रहे हैं बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, उसके आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, आ जाइए अब अगले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अगर आप लोगों को ये छोटा दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ पेज को। क्वेश्चन को लीजिए, अब ये पूरा स्क्रीन पे दिखेगा आपको। ठीक है, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा है कि ये जो संख्या दे रखी है 9 से विभाज्य है, ये चेक करना है। देखिए 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सारे नंबर को जोड़ो और उनको भाग दो 9 से। अगर पूरी तरह से कट जाता है तो वो भाग माना जाता है। मतलब ये संख्या 2, 1, 0, 4, 3, 6, 0, 5, 8, 7 सबको जोड़ दो और फिर 9 से भाग लगाओ। अगर वो पूरी तरह से कट जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या इसका विभाज्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो गलत वाला पूछा है। तो देखिए जो 9 बनता है वो कटता चले जाएगा। 8 + 1 9, ये कट गया। 7 + 2 9, ये भी कट गया। 6 + 3 9, ये भी कट गया। 5 + 4 ये भी कट गया। तो पूरी तरह से 9 से ये कट रहा है। ठीक है ना, चाहे डायरेक्ट 9 बन जाए या 2 अंकों को मिला करके, 2-3 अंकों को मिला करके भी अगर 9 बन रहा है तो वो भी हट जाता है। ठीक है ना, तो ये 9 से विभाज्य हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको क्या कह रहा है कि 9 से विभाज्य नहीं है क्या, इसको चेक करते हैं। तो 7 और 2, देखो 8 और 1 9 कट गया। 7 और 2 मिल करके ये 9 ये कट गए। अब आ गया आपके पास 5, 1 6, 1 7 और 5 12। तो 12 9 से भाग नहीं लगता है, 12 में 9 से भाग नहीं लगेगा, तो ये गलत है, मतलब विभाज्य नहीं है और नहीं ही दिया भी है, तो ये भी सही है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, संख्या 31Z5, संख्या जो है इस तरह से लिखा है 31Z और फिर 5 Z के सभी संभव मान, ताकि यह संख्या 3 का गुणज हो। तो वो सभी संभव मान आपको दे रखा है 3, 6, 9। ठीक है ना, तो पूछ रहा है 3 का गुणज। तो देखिए 3 का गुणज वही होते हैं जिनके सारी नंबरों का योग जो है 3 से अगर भाग लग जाए तो वो संख्या 3 का गुणज होती है। तो ये कह रहे हैं कि Z के जो पॉसिबल मान है, Z को आप जो रख सकते हो वो क्या क्या रख सकते हो, इन्होंने दे रखा है कि क्या 3, 6 और 9, बस यही सारे संभव मान हैं। तो हमें चेक करना है। तो देखते हैं जो Z के अलावा नंबर है वो 3 से कट रहे हैं कि नहीं। तो देखिए 3 1 4 और 5 9, 9 तो 3 से कटने वाली संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब 9 में 3, Z की जगह 3 रखोगे तो 12 बन गया, 12 भी कट रहा है। ठीक है, ये भी वैलिड है। 6 रखा तो 9 6 15, ये भी कटेगा। 9 रखा तो ये भी कटेगा। ठीक है ना, सारे कट रहे हैं, लेकिन ये सारे नहीं है। आप अगर Z को 0 भी रख दोगे ना तब भी कटेगा। देखिए 3 + 1 + 0 + 5 कितना आ जाएगा, 3 1 4 5 9, 9 3 से भाग होता है, कट गया 3 बार में। तो ये पूरी संख्या 0 रखने पे भी हो जाएगा। तो इसका Z का जो है 0 भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप रख सकते हो, लेकिन इन्होंने 0 तो दिया नहीं, इसलिए ये आंसर आपका गलत हो जाता है। और गलत ही पूछा था तो गलत ही वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक चीज़ें आप लोग समझ गए। ये भी डिस्कस कर लो। कह रहा है संख्या 21Y, 5 को 9 से 9 का गुणज होने के लिए y 1 रख सकते हैं। तो y को 1 रख के देख लो, जोड़ लो, किससे कट रहा है, 2 1 3 और 1 रख दिया तो 4 5 9, 9 से कट रहा है। तो ये भी सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर लिए। आ जाइए अब इसके आगे वाले क्वेश्चंस पे देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी देखिए बहुत ही आसान सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ को गलत नहीं करना है। देखिए ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक फिल्म शो 3 सही 1/9 घंटे तक चला। ठीक है, चला भाई, इतनी टाइम तक चला। कह रहा है इस अवधि में 1 सही 2/3 तक तो विज्ञापन मतलब प्रचार दिखाए गए, एडवर्टाइजमेंट दिखाए गए। तब इस फिल्म शो की वास्तविक समय अवधि क्या होगा। बताइए, टोटल चला था 3 सही 1/9 घंटे, जिसमें से 1 सही 2/3 तो प्रचार दिखाता रह गया। तो रियलिटी में फिल्म कितने देर चली, तो इसमें इतने टाइम में से ये टाइम घटा दीजिए तो पता चल जाएगा। तो इसको चलो घटाते हैं। तो पहले इनको सिंपल रेशियो में बनाते हैं। 9 × 27 = 28, 28/9 और माइनस
3 1 जा 3 और 2 5/3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा, तो ये 28 आ जाएगा, और माइनस ये कितना आ जाएगा आपका, 3 त्रिक के 9, तो 5 3 15, ये आ गया। तो 28 में से 15 गया, तो 8 में से 5 गया 3, और 2 में से गया 1, तो 13/9 आ गया, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 9 से भाग लगाओ, एक बार में जाएगा, 9 1 कम 9, और 4 बच गया, तो 1 सही 4/9। इतना आवर आपकी फिल्म जो है चली है। तो देखिए 1 सही 4/9 आवर, ये रहा ए ऑप्शन में ही आपको दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है इन एग्जामों के लिए, मुझे पता है और भी चीज़ों के लिए आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए अब एक ये अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, कह रहा है बीजी व्यंजक इतने किसके बराबर होगा। तो ये देखिए जो आप वो परफेक्ट स्क्वायर वाला देखते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, उस पर बेस है, तो इसका कर दीजिए। देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर और माइनस 2xy² जेड है, ये है। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x²y², ये पूरा a है, ये पूरा आपका a हो गया, ये पूरा का पूरा b की तरह काम करेगा। a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर की जगह हो जाएगा y²z² प्लस 2a इंटू बी, तो यहाँ पे x है, y 2 बार है तो y स्क्वायर में चला जाएगा, xy वैसे ही xz वैसे ही बचेंगे, तो 2xy² और फिर माइनस ये वाली चीज़ें 2xy²z। तो देखिए ये समान चीज़ें हैं विपरीत चिन्ह के साथ, तो ये कट गया, आपके पास बचा क्या, x² y² प्लस y² z², जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर पे ही है, इसको भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। इसमें 4/3 माइनस 3/4 बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो एक स्क्वायर की जगह हो जाएगा 16/9 a स्क्वायर प्लस b की जगह कितना आ जाता है, देखिए माइनस वाले फार्मूले में भी पहले प्लस आता है यहाँ पे, तो b का स्क्वायर करोगे 3 त्रिक के 9/16 b स्क्वायर, इतना आ गया, और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 4/3 a इंटू 3/4b, ये और प्लस का ये चीज़ है आपका प्लस 2ab। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जो चीज़ें कट रही हो। देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे बचा कितना, माइनस 2ab और प्लस 2ab ये वाला, तो ये देखिए कट गया पूरा, तो आपके पास आंसर जो बच गया केवल यही बच गया, 16/9 a स्क्वायर प्लस 9/16 b स्क्वायर। ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, 16/9 a स्क्वायर 9/16 b स्क्वायर, ए पे ही दे रखा है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो आसान आसान है, खैर आप लोगों को आते ही भी होंगे, आप लोगों का एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। ये देखिए देखने में तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिख रखा है, अगर आपको पूरा नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसकी फ़ोटो लीजिए, अब आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। कह रहा है किसी स्कूल में प्रत्येक दिन 7 पीरियड होते हैं, जहां प्रत्येक पीरियड 50 मिनट के होते हैं। 7 पीरियड है, 50 मिनट चल रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना चलेगा, तो 7 × 5 = 35, 350 मिनट की क्लास चलेगी डेली। इतना बात हो गई। कह रहे हैं इस स्कूल ने पाठचर्या में 3 नए अतिरिक्त अनिवार्य विषय सम्मिलित कर लिए, जिनको प्रतिदिन पढ़ाया जाना आवश्यक है। ठीक है भाई, रोज फिर से 3 क्लास और पढ़वा रहे हैं। समय सारणी में इन अनिवार्य विषयों को समावेशित करने के लिए समय सारणी में प्रतिदिन 3 अतिरिक्त पीरियड जोड़ दिए गए। तो देखिए पहले 7 क्लासेस चलती थी डेली, अब क्या हो गया, 3 और क्लास लग गई, तो 7 + 3 10 क्लास डेली चलेंगी। ठीक है ना, 10 क्लासेस डेली चलेंगी। तो कह रहे हैं कि यह परिकल्पना करते हुए कि स्कूल के अध्ययन का समय अपरिवर्तित रहता है, मतलब कि आज भी स्कूल में पढ़ाई 350 मिनट ही हो रही है। ठीक है ना, घंटियां जो है छोटी हो गई, पीरियड जो है छोटे हो गए और उनकी संख्या बढ़ गई, अब 10 घंटियां चलती हैं 7 के बजाय। तो आप मुझे बताइए टाइम अभी भी आपके पास
350 मिनट ही है, तो आपसे पूछ रहा है नई समय सारणी में प्रत्येक पीरियड कितने टाइम का होगा। जब सात पीरियड चल रहे थे तो 50 मिनट की एक लेक्चर होता था, अब वही 10 हो गए हैं, टाइम उतना ही चलना है आपको। दिन मान लो सुबह 9 बजे बच्चा जाता है पढ़ने, शाम को 5 बजे आता है, पहले भी यही था अब भी यही था। अब पीरियड को छोटे छोटे करके नंबर ऑफ पीरियड ज़्यादा कर लिए गए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ मान लो x मिनट की चल रही है क्लास, तो आप 10 से इधर भाग लगा दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, 350 को 10 से भाग दे दो, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। सारी क्लासेज अब कितने की चलेंगी, 35 मिनट की चलेंगी, ठीक है ना। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है 35 मिनट वाला, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और थोड़ा सा लंबा दे रखा है, तो ऐसे देख के घबराना नहीं होता है, आराम से पढ़िए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक आ गया अपना। अब ये देखिए जहाँ पे बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं अर्थमेटिक का क्वेश्चन लेकर के, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ कह रहा है एक दुकानदार एक ही विक्रय मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का सेम है। एक वस्तु है, 2 वस्तु है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है ना। एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेचा। पहला 15% प्रॉफिट पे और 15% का हानि पर, ठीक है। इस स्थिति में कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आप अपने पेज जो लिए हैं उस पर एक नोट करके लिख लीजिए। इसको मैं बहुत शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी कोई व्यापारी, कोई भी आदमी 2 वस्तुएं बेचता है, एक को उसी मान लो x% लाभ पे, एक को बेचता है x% के प्रॉफिट पे और दूसरी वस्तु को x% के ही हानि पे बेचता है, तो उसको हमेशा फाइनल जो आता है रिजल्ट वो हमेशा हानि आती है। पहली बात तो ये याद रखोगे। तो लाभ वाले आंसर सारे काट दो, हमेशा हानि आएगी। लेकिन हानि कितनी आएगी वो याद रख लो, हमेशा जितना प्रतिशत ये है ना x का स्क्वायर बटे 100%, इतनी ही हानि हमेशा होती रहती है, ठीक है। तो x कितना दे रखा है, 15% दे रखा है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 15 का स्क्वायर बटा में 100। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 डिवाइडेड बाई 100%, कितनी क्या हो गई है, हानि होगी। तो यहाँ पे 100 से भाग दोगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 2.25% की क्या हो गई, हानि होगी उसे, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ये याद रखोगे, मैंने लिखा नहीं बोल दिया है, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि हमेशा हानि होगी और कितनी, x²/100 की। तो देखिए कहाँ पे है, 2.25% की हानि, डी ऑप्शन दे रखा है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब आ जाओ बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान, आसान तो नहीं कह सकते, अगर समझ गए तो आसान, नहीं तो टफ ऐसा समझिए। इसमें कह रहा है पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा तथा क्यू की आयु आर की आयु की 3 गुनी है। यदि पी क्यू आर की आयु का कुल योग 47 वर्ष हो तो पी की आयु वर्षों में कितनी होगी, ठीक है। 3 लोग हैं, पी है, क्यू है, आर है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, कह रहा है पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा है, आगे क्या कह रहा है, तथा क्यू की आयु आर की आयु की 3 गुनी है। तो आर की आयु को मान लो x वर्ष है, तो उस हिसाब से क्यू कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर कह रहा है p जो है क्यू से 5 वर्ष बड़ा है, तो भाई p जो है क्यू से 5 वर्ष बड़ा है, तो 3x में 5 जोड़ दो, इसको 3x + 5 जोड़ दो, ये तीनों की आयु निकल के आ गई हमारे पास। अब क्या कह रहा है, P + Q + R मतलब तीनों की आयु का योग 47 वर्ष है, तो तीनों की आयु का योग कर दो, तीनों को जोड़ दीजिए, ये इसको किसके बराबर होना चाहिए, 47 वर्ष के बराबर होना चाहिए, है ना, आसान। अब सबको जोड़ो जरा, 3x + 3x + x, 3 3 6x 7x, तो 7x और प्लस का ये 5 बराबर आ जाएगा आपका 47 के, ठीक है। अब यहाँ से x निकाल लो, 5 इधर जाके माइनस कर दीजिए, तो 7x बराबर 47 में से 5 गया 42, 42 आ गया, तो x कितना आ जाएगा आपका 42 डिवाइडेड बाई 7, तो 6 आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई। अब आपसे p पूछे, q पूछे, r पूछे, बता दो, तो p की आयु कितनी थी, 3x + 5 थी, तो 6 रख दो x की जगह, तो 3 × 6 + 5, 6 3 18 5 23, तो 23 वर्ष हो जाएगी पी की आयु, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। मेरा टारगेट यही है कि जो
20 क्लास में ही आप लोगों को 20 मार्क्स के सारे चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ, उसमें आप लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 5 और 9 है तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। मान लो एक 5 दे रखा है, एक 9 दे रखा है, एक कुछ x होगा, ठीक है ना। तो कभी भी एक चीज़ नोट करके रख लो, कभी भी त्रिभुज बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो तीसरी हमें पता करना है क्या हो सकती है, तो मतलब इन दोनों का योग हमेशा इस वाली से बड़ा होगा। तो 9 5 14 जो होगा बड़ा होगा x से। ये पहली कंडीशन हो गई कि किसी भी त्रिभुज को अगर बनाना है आपको तो दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी क्या बात याद रखनी है कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी से हमेशा छोटा होता है। मतलब 9 में से अगर 5 को घटा दूं तो वो x से छोटा आएगा, तो x से छोटा आएगा तो इधर आएगा, तो 9 में से 5 गया 4। तो आपका जो आंसर होगा, जो तीसरी साइड होगी वो 14 से तो छोटी होगी लेकिन 4 से बड़ी होगी। तो ऐसा आंसर ढूंढ लीजिए। बी ऑप्शन देखिए कह रहा है 4 सेंटीमीटर से तो अधिक, हाँ बिल्कुल, और 14 से कम लंबाई की हो सकती है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। ये बात आप लोग नोट करके लिख भी सकते हैं, जो मैंने बोला है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटी होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई आपके सामने। अगला बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज के लिए अधिकतम संभव बाह्य कोण कितना होता है। देखिए हमसे पूछ रहा है अधिकतम संभव बाह्य कोण कितना होता है। समबाहुभुज क्या होते हैं, जिसमें मोर देन 2 साइड्स हो। तो सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज होता है त्रिभुज। मान लो ये आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज मान लो, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, सारे 60 होते हैं समबाहु त्रिभुज के, ठीक है ना। तो कह रहा है इसका जो बाह्य कोण समबाहुभुज के अधिकतम संभव बहुभुज कितना हो सकता है बाह्य कोण। तो इसका बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण कैसे निकलता है, इसी साइड को आगे बढ़ा दो तो ये कोण होता है इसका बाह्य कोण। तो ये 60 है और ये लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 होता है। किसी भी रेखा पे दो कोणों का योग 180 होता है। ये 60 है तो 180 में से इसको घटाओगे तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जो मैक्सिमम आएगा किसी भी समबाहुभुज का, जो बाह्यतम अधिकतम बाह्य कोण होगा वो 120 का होगा, ठीक है। ये हमने कैसे पता कर लिया, बहुभुज तो इस तरह से होता है, 6 भुजाओं का भी बहुभुज होता है, लेकिन जितनी कम भुजा होंगी मैक्सिमम उसी में हमें देखने को मिल सकता है कि मैक्सिमम इसे में जा सकता है बाह्यतम कोण, ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज तो सब में और कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही है, फटाफट से कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि किसी बहुभुज के सभी शीर्षों को एक ऐसे बिंदु से मिलाया जाता है जो उस बहुभुज के समतल तल में नहीं है, ठीक है, तो पिरामिड प्राप्त आकार होगा। मान लो आपके पास एक मैंने ये पेंटागन बना दिया, ये बना दिया, कह रहे हैं इनके सारे शीर्षों को किसी एक पिंड से, मान लो ये हाथ है यहाँ पे मिलाया जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे है कहीं जो इस तल में नहीं है, तो सबसे मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, और इसको ले जा करके मिला दो, इसको मिला दो, ठीक है ना। तो ये जो शेप बनेगा इसे बोला जाता है पिरामिड, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो पिरामिड हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा था, ठीक है, याद रखोगे ये चीज़ें आप लोग। अच्छा अब देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ से भी ट्रायंगल से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी संरचना संभव है, इनमें से कौन सी संरचना संभव है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन ट्रायंगल बनाने वाले हैं, तो ट्रायंगल बनाने के एंगल और साइड के संदर्भ में मैं बता देता हूँ। किन्हीं भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, हमेशा 180। दूसरी कंडीशन, अगर साइड से जाओगे तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, ये बात याद रखोगे, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी पे बेस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कौन सी संरचना संभव है, पहली देखते हैं। कह रहा है एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल सी 120 डिग्री है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो इससे क्या त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो तीनों एंगल का, दो एंगल है तो इनका सम बताओ कितना हो जाएगा, 120 + 60
तो एक तो 180 तो इतने ही हो गए, तो तीसरा क्या बनाओगे, तीनों का योग 180 होना चाहिए, यहाँ तो 2 ही का दे दिया, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं बन सकता। ठीक है, अगला चेक कीजिए, त्रिभुज में मेजर किया गया कि एंगल है 85 और ये 115 दे रखा है। एंगल सम देखिए दोनों का कितना हो रहा है, 115 प्लस 85 190 हो गया। बताइए किसी त्रिभुज में क्या 180 से ज़्यादा कोण बन सकता है कभी, तो ये भी नहीं बन सकता, ये भी गलत हो गया आपका। सी वाला देख लेते हैं, 3 साइड दे रखा है, ये एक दे रखा है 3, एक दे रखा है 4, एक दे रखा है 5, कह रहा है क्या इनसे त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो चेक करते हैं, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी चेक करते हैं। तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, 4 3 7, 7 बड़ा है 5 से, सही बात है। इन दोनों को लेते हैं, 5 4 9, 9 बड़ा है 3 से, सही बात है। अब हम ले लेते हैं इन दोनों को, 5 3 8, 8 बड़ा है 4 से, सही बात है, सारी क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। इनका अंतर भी चेक कर लो, मैं आप लोगों को बताने के लिए एक क्वेश्चन में बता दूंगा तो आप लोग सारे कर पाओगे। अंतर चेक करिए जरा, 2 भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटी होनी चाहिए। 4 में से 3 गया, एक क्या 5 से छोटा है, हाँ सही बात है। 5 में से 4 गया, एक क्या 3 से छोटा है, ये भी सही बात है। अब अगला भी इसी तरह से सही बात है, 1 से छोटा, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारी क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, तो यही कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है ट्रायंगल का, ठीक है। बाकी इसमें ये फॉलो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका आंसर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है एक समचतुर्भुज मतलब डायगोनल ऑफ रोम्बस की बात कर रहा है कि विकर्ण क्रमशः 10 और 24 है, इसका परिमाप क्या होगा। तो पहले तो रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। रोम्बस क्या होता है, 4 बराबर भुजाएं होती हैं, इनकी 4 इक्वल भुजाएं होती हैं, लेकिन इनके कोण ये 90 नहीं होते, अदरवाइज स्क्वायर बन जाएगा। और इसकी प्रॉपर्टी एक इम्पॉर्टेंट ये है, एक सेकेंड, कि इसके जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे काटते हैं। और ये ओ पे मान लो, अगर ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना। ये ओ पे कट करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हर जगह, और ये 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ये से लेके यहाँ बराबर और ये बराबर, इस तरह से बराबर बराबर है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस मतलब समचतुर्भुज की, ठीक है। तो अब इसने दे रखा है एक डायगोनल 10 दे रखा है, तो AC मान लो अगर आपका AC 10 है तो A से O कितना हो जाएगा, इसका आधा होगा, A से O 5 हो जाएगा, इतना जो है 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी बताया कि जो रोम्बस होता है डायगोनल को 2 बराबर भागों में बांटता है, 5 इधर 5 इधर। उसी तरह से ये 24 है तो 12 इधर ये वाला और 12 ही इधर। तो अब जरा इसमें बताओ ABO, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये साइड 5 की हो गई, ये 12 की हो गई, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये हाइपोटेनियस बन गया, क्योंकि ये O ट्रायंगल OAB बता ही देता हूँ। इसमें ये AB जो हाइपोटेनियस है, कैसे निकालोगे, वैसे तो आप याद भी रख लो, 5 12 13 का एक जो होता है वो होता है ट्रिपलेट होता है। अगर हाइपोटेनियस 13 होगी इसकी, ठीक है ना, तो ये आ गया। तो इसको सॉल्व कैसे निकालोगे आप लोग, तो h की जो वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बन गया 25 प्लस 144 जो कि 169 होता है। 169 का जब रूट निकालोगे तो ये 13 ही आएगा, ठीक है। तो ये 13 मिल गया आपका। तो समबाहु जो समचतुर्भुज है इसकी एक भुजा 13 हो गई, तो बाकी सभी भी 13 ही होंगी, ये भी 13 होगा। अब हमने आपसे बताया परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो 13 13 13 4 बार जोड़ दो तो 13 चौका 52 इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है ना, परिमाप आ जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत हो जा रही है आप लोगों को चीज़ें डिस्कस करने में, ठीक है। आगे कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि उसका मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी समलंब की समानांतर भुजाएं क्रमशः 12 6 हैं और इस समलंब का क्षेत्रफल एक वर्ग के समान है जिसका विकर्ण दे रखा है 6√2, तो इस समलंब का समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समलंब जानते हैं क्या होता है, एक ट्रपीजियम होता है, इसमें 2 साइड तो आपस में पैरेलल होती हैं और 2 नॉन पैरेलल होती हैं। इस तरह से मान लो ये L है, ये B है, इसने एक साइड दे रखा है आपको 6, इसको दे रखा है 12, और ये मान लो हाइट h है, यही पूछ रहा है। सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रपीजियम का, क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग L + B और गुणा में हाइट h,
ठीक है, ये होता है। अब कह रहा है इससे इसकी जो एरिया है ना ये बराबर है किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मान लो ए साइड का स्क्वायर है वर्ग, ठीक है ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ही इसकी एरिया हो जाती है भुजा का वर्ग, ठीक है। और इसका डायगोनल क्या होगा बताइए, ए बी ए और ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस 2√a आ जाएगी, तो डायगोनल 2√a होता है, लेकिन इसने डायगोनल दे कितना रखा है 6√2 बराबर 2√a, तो सॉरी हाँ नहीं a√2 होता है ना यहाँ, तो हाँ 6√2 आ जाएगा a√2, तो √2 से √2 कट गया, साइड पता चल गई कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो जो वर्ग है आपका वो 6 सेंटीमीटर का है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है भुजा का वर्ग, तो इसकी एरिया 6 स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, 1/2 l प्लस बी कितना हो जाएगा 12 और 6, इसका जगह 18 सीधा लिख देता हूँ, गुणा में h बराबर 6 के 36 हो गया ये, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि दिक्कत करेगा नहीं, ये 36 है, पेन चलेगी नहीं, यहाँ पे हटाना पड़ेगा फोटो को, ठीक है। ये 36 हो गया आपका, 2 से इसको काटा 9 बार में, तो h कितना आ जाएगा, 9 इधर जाएगा डिवाइड में, तो h बराबर आएगा 36/9, तो ये आ जाएगा 4, तो हाइट जो निकल करके आ गई इसकी ये 4 आ गई, और यही पूछा था, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखिए एक जो क्वेश्चन मैंने ऊपर छोड़ा है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए जो लास्ट वाले लेक्चर में हमने उसका करवाया था सिलेंडर का, उसी का आंसर है, क्वेश्चन है ये। तो बस इसमें आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है विशेष तौर पे, कि अगर मान लो आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब का कोई बर्तन है तो आपको उसमें 1 लीटर पानी अटेगा। तो ये आप लोग का होमवर्क है, इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, चलो नहीं बताऊँगा, आप लोग आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये हो गया, और एक ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके ऊपर वाला भी। हाँ देखिए एक इसका है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कह रहा है एक पासा, जो लूडो का पासा होता है आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, ये है को एक बार फेंका जाता है, 3 से विभाज्य एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, 3 से विभाज्य एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी वो पूछा है। तो देखिए प्रायिकता, आपने जब लूडो खेलते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक बार आपने फेंका इसी में से कोई आएगा, कह रहे हैं 3 से विभाज्य होने वाले 2 ही नंबर हैं, 3 और 6, ठीक है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 से विभाज्य आने की, तो टोटल अगर आप मान लो एक बार डाइस फेंकते हो तो टोटल नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है 1 से लेके 6 तक, तो टोटल आता है नीचे यहाँ 6 हो जाएगा, ऊपर जो हो जाएगा रिलेटिव अकरेंस आता है, तो 3 से विभाजना वाला है तो 3 और 6 मतलब 2 अंक हैं, तो ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2 से इसको काटिए, 1/3 इसका आंसर बन जाता है। बहुत आसान सा है, प्रोबेबिलिटी का मैं चैप्टर डिटेल में ले लूँगा, ठीक है ना। और ये मीन का क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, सबको जोड़ करके 10 से भाग देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से इन क्लासेस को अटेंड करना है 20 डेज तक, और उसके बाद आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा कि कितने आसानी से आप पेपर में सारे क्वेश्चंस को 20 के 20 अटेम्प्ट करके आ पा रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।